हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल ए। दिस इज एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। आप है एंटरप्रेन्योरशिप विद ईज वाले सेक्शन पे और आज हम एक और सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं 12th CBSE एंटरप्रेन्योरशिप का। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सीरीज़ में कुछ तीसरा या चौथा सैम्पल पेपर रहेगा। इससे पहले भी हमने एक दो सैम्पल पेपर इंक्लूडिंग CBSE का सैम्पल पेपर सॉल्व किया है। तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस और क्या कुछ चीज़ें रहती है मैंने उन वीडियोस में डिस्कस किया है। यहाँ पे एक छोटा सा इनपुट फिर से दे देता हूँ कि OMR शीट जो रहेगी उस पर क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 48 के बाद आपको लाइंस ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि 24 के पहले आप 4 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन छोड़ेंगे, 48 के पहले भी 4, और उसके बाद वाला जो सेक्शन है वहाँ पर 2 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जिसमें से आप अटेम्प्ट करेंगे 50 क्वेश्चन, और जो भी आप 50 में से स्कोर करेंगे वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन 35 मार्क्स, राइट। तो पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि प्रीवियस वीडियोस पे जो कमेंट्स आए आपको जो भी वैल्यूएबल लग रहा है, और इतने अच्छे कमेंट्स आप में से कुछ बच्चों ने लिखे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ डू कीप सपोर्टिंग द चैनल। कुछ बातें जो मैं कहना चाहूँगा ये कि देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट जो बिजनेस अरिथमेटिक वाला सेक्शन है वो सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके रिस्पेक्टिव, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स आउट देयर, बट हो सकता है कि वहाँ पे कुछ कंसेप्चुअली टीचर ने गलत बता दिया हो। मैंने पूरी कोशिश करी है। आई एम कमिंग आउट विद रिसर्च and I'm coming what I'm bringing here is backed with a professional degree that I possess. I'm not gloating or I'm not being arrogant. I'm just explaining that मैं CBSE के कॉन्सेप्ट से डिफर कर रहा हूँ या CBSE के क्वेश्चन पेपर को कह रहा हूँ कि वहाँ कोई गलती है, तो वो जेन्युइन नोट्स पे आ रही है। रीजनेबली CBSE से वो मिस्टेक हो गई है, वो एरर हो गई है। अब आप उस गलत क्वेश्चन को बेवजह के कॉन्सेप्ट से सही तय करने की कोशिश करें तो वैसा ना करें। तो ये सारी बातों के पीछे पॉइंट इतना है कि कमेंट सेक्शन में एकदम से कि अरे आप गलत लिख रहे हैं या आपको कॉन्सेप्ट पढ़ लेना चाहिए, आपने पे इतना जल्दी ना करें, है ना। सोच समझ के सारे एफर्ट लगा के कंटेंट किया है। चैनल का पूरा कंटेंट आप देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ और किस तरीके से पूरे नोट्स या कंटेंट प्रिपेयर्ड है। एंड इफ़ इट इज़ नॉट फॉर यू, यू थिंक आई एम नॉट हेल्पफुल, प्लीज़ आप दूसरे चैनल पे जाइए, यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट के अंदर प्लीज़ वो अपनी फिल्थ ना रखें, है ना। आई गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई रियली विश दैट यू गेट वेल सून, बट यहाँ वो सब मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मत करिएगा। आपको लग रहा है कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा, मुझे नहीं आता, मूव ऑन टू सम अदर चैनल, राइट। और बाकी जिन लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है और जो जेन्युइनली इतने प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आई रियली विश के वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहें। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी स्कोर आते हैं, जैसा भी आता है, अच्छा बुरा, देखिए प्लीज़ उन स्कोर्स को आप मुझ तक शेयर ज़रूर करिएगा। सोशल मीडिया में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सी अनिकांत कुणावत। चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने आपको QR कोड दे रखा है टू रीच टू मी, अदरवाइज यू कैन सर्च सी अनिकांत कुणावत। आपको इंस्टाग्राम पे हैंडल है, वहाँ पे यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी, बट आई रियली वुड लव टू नो वट एवर यू स्कोर इन योर बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन। चलिए, विथ ऑल दैट डन, हम सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हैं। सैम्पल पेपर जो आपको दिख रहा है फिलहाल, सैम्पल पेपर के अंदर हमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी है, लेट्स मूव अवे विद देम। फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प as well as mutual help, identify the form of business organization being talked about in the given sentence। तो कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है? सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल हेल्प, खुद की भी हेल्प हो और लोगों की भी हेल्प हो। तो हमारी हेल्प और लोगों की हेल्प साथ में करना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। 1 फॉर ऑल फॉर वन। म्यूचुअल हेल्प होती ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बाकी सब जगह हेल्प ऑब्जेक्टिव नहीं होता, प्रॉफिट अर्निंग होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड, स्टोरिंग द गुड्स when not required, अभी ज़रूरत नहीं है तो उनको स्टोर किया। एंड सप्लाइंग देम when required, जब ज़रूरत हो तब हम सप्लाई करेंगे। तो हम कौन सी यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी या पोजेशन यूटिलिटी? तो यहाँ पर हम टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, हम स्टोर करके रख रहे हैं, अभी आपको ज़रूरत नहीं है इन गुड्स की, आई स्टोर देम फॉर यू। यू डो नॉट नीड टू क्रिएट अ स्पेस इन योर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम आपके लिए स्टोर करके रखेंगे गुड्स को, और जब आपको ज़रूरत होगी तब आपको सप्लाई करेंगे। तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट नहीं लग रही है, आपको स्पेस नहीं रखना है। और स्टोर करते वक्त स्टोरेज करने की वजह से जो रिस्क क्रिएट होते हैं, पिलफरेज का, थेफ्ट का, वो सब आपका खत्म हो जाएगा। आपको एक यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट इज टाइम यूटिलिटी।
इसके बाद इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है उसमें फॉर्म यूटिलिटी आती है, मैं फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, लाइक टिम्बर से टेबल बना रहा हूँ, आई एम चेंजिंग इट्स फॉर्म, तो ये फॉर्म यूटिलिटी होगी। एंड नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी, XYZ लोकेशन पे वो प्रोडक्ट मिलता है, मैं आपको उसको Y लोकेशन पे लाके दूंगा, दार्जिलिंग में बनने वाली चाय आपको आपके घर पे पहुंचा दी जाएगी, तो ये हो गई प्लेस यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी ये है कि मैं आपके लिए गुड्स को स्टोर करके रख रहा हूँ, आपका कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है या कोई वैल्यूएबल आर्टिकल है, उस वैल्यूएबल आर्टिकल को आई एम स्टोरिंग इट फॉर यू समवेयर, तो वो क्या हो जाएगी, पोजीशन यूटिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर टाइम यूटिलिटी है क्योंकि हम स्टोर करके रख रहे हैं गुड्स को और आपको राइट टाइम पे सप्लाई कर रहे हैं, स्टोरिंग द गुड्स एंड सप्लाइंग देम। स्टोर पोजीशन में जो स्टोरिंग यूटिलिटी आप ही के गुड्स हैं एंड वी आर स्टोरिंग देम फॉर यू ऑन योर बिहाफ, सो दैट इज पोजीशन यूटिलिटी, राइट। या आई एम लेटिंग सम गुड्स विच आई ओन बट टू बी यूज बाई यू, मेरे पास कोई कार है, मैं आपको लेट आउट कर रहा हूँ, तो उसमें भी मैं आपको पोजीशन की यूटिलिटी दे रहा हूँ, आप ओन नहीं करते पर पजेस करने का बेनिफिट आप फिर भी यूज कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। राघव डिसाइड्स टू मेक अ डिवाइस विच कैन जज द शुगर लेवल्स ऑफ डायबिटिक पेशेंट विदाउट यूजिंग ब्लड, बिना आपका ब्लड निकाले भी आपका शुगर लेवल मेजर कर लिया जाएगा, ऐसा डिवाइस इन्होंने इन्वेंट किया है। तो सच टाइप ऑफ डिवाइस डज नॉट एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट, तो इन्होंने क्रिएट किया ऐसा डिवाइस। तो सर्विस बेस्ड आइडिया, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ट्रेड बेस्ड आइडिया जो होते हैं वो क्या है, एक्स लोकेशन से उठाया और वाई लोकेशन पे सप्लाई किया, परचेज किया और सेल किया, वो भी नहीं कर रहे हैं ये। नेचुरल रिसोर्सेज का तो यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं, तो क्रिएटिव एफर्ट्स हो जाएगा। इन्होंने अपने क्रिएटिव एफर्ट्स लगा के एक आइडिया क्यूरेट किया है, डेवलप किया है, और जिसकी वजह से ये ऐसा डिवाइस बना पाए जो शुगर लेवल मेजर कर लेता है विदाउट नीड ऑफ द ब्लड ऑफ द पर्सन दैट इज इन्फेक्टेड बाय डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप कैन बी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 50 राइट नाउ, तो 50 ऑप्शन इधर सही हो जाएगा, ठीक है। द बिजनेस आइडियाज कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस सोर्सेज, दीज सोर्सेज इंक्लूड ब्रेन स्टॉर्मिंग, 11th स्टैंडर्ड में बता रखा है वैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, एक तरीका होता है आइडिया जनरेट करने का, बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, कोई एजेंडा बेस्ड डिस्कशन नहीं है, बट इंटेलेक्चुअल लोग, बुद्धिजीवी लोग अगर आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो वहाँ से आइडिया जनरेट होने का पॉसिबिलिटी रहता है। यूजिंग हॉबीज टू जनरेट आइडिया, यू कैन यूज योर हॉबी एंड योर क्रिएटिव इनपुट्स मे कम आउट विथ एन आइडिया, और सीकिंग असिस्टेंट फ्रॉम एंटरप्रेन्योर की मदद से भी आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो 5th का डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी कैन ब्रिंग एन एंड और क्लोजर टू द बिजनेस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, अगर डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है ओनर की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस तो डेफिनेटली बंद होगा। पार्टनरशिप के अंदर आई वोंट लिटरली से कि क्लोजर होगा, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, बट स्टिल अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, तो एक बार ये रनिंग बिजनेस तो बंद होगा और फिर रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उस फर्म को। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बोथ ए एंड बी हो जाएगा, है ना, कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप दोनों ही डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी के केस में एक बार क्लोजर ऑफ बिजनेस होता है। पार्टनरशिप में एक स्कोप रहता है रिकॉन्स्टिट्यूट करने का, बट एक बार ओरिजिनल बिजनेस तो बंद होगा। अगर आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है तो आप जानते होंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, पूरी पार्टनरशिप रिफॉर्म करनी पड़ती है, बैलेंस शीट को रीवैल्यूड वैल्यूज पे प्रिपेयर करना पड़ता है और फिर आगे पार्टनरशिप कंटिन्यू होती है। तो डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी के केस में बिजनेस का एंड होता है। 7th स्टेज पे चलते हैं। सीडिंग स्टेज ऑफ एन आइडिया इन द क्रिएटिव प्रोसेस इज नोन एज क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर सीडलिंग स्टेज है, अभी आइडिया एक बीज है, तो वेरी फर्स्ट स्टेज दैट्स आइडिया जर्मिनेशन। जर्मिनेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन सीक्वेंस में ही दिए हुए हैं ये। सबसे पहले जर्मिनेशन रहेगा, प्रिपरेशन में आप उस आइडिया के ऊपर थोड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़े रिसोर्सेज वगैरह देख रहे हैं उस आइडिया के ऊपर। इंक्यूबेशन में आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो आइडिया प्रिजर्व करके रखा गया है। इल्यूमिनेशन के अंदर वो थोड़ा प्रैक्टिकल शेप ले रहा है। तो यहाँ पर सीडिंग स्टेज है, दैट इज द वेरी इनिशियल स्टेज, तो आइडिया जर्मिनेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्ष्य ओपन्स अप अ वेयरहाउस एंड रेंट द स्टोरेज स्पेस टू वेरियस ट्रेडर्स, विच टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ही इज इनटू। तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक वेयरहाउस खोला हुआ है और इस वेयरहाउस को ये लेट आउट करते हैं लोगों को कि अगर आपके पास कुछ एम्पल स्टॉक है तो उसको हमारे वेयरहाउस में आप स्टोर कर लीजिए। तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ट्रेड कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, कोई भी गुड्स परचेज करके कहीं सेल भी नहीं कर रहे,
ये एक सर्विस प्रोवाइड करे कि मेरे पास एक वेयर हाउस है, अगर आपको गुड्स स्टोर करने तो मेरा वेयर हाउस अवेलेबल है, आप वहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो ही इज प्रोवाइडिंग, टेक्निकली प्रोवाइडिंग अ सर्विस। सो सर्विस रिलेटेड आइडिया 8th का सी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन करते हैं। रितु हैज कंप्लीटेड हर बीटेक इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग। She wants to start a ready-made garments manufacturing unit. She wants to manufacture trendy garments for children below the age of 1 year. In order to spot trends in the market, she decided to talk to the parents of newly born, identify the method that Ritu adopted to spot the trend. तो इन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई है और ट्रेंडी गारमेंट्स बनाना चाहती हैं बच्चों के लिए, और इसके लिए ये बात कर रही हैं पेरेंट्स से जिनके पास अभी न्यूली बॉर्न बेबी के पेरेंट्स हैं, उनसे बात करना चाह रही है। सो शी इज टॉकिंग टू पीपल टू स्पॉट ट्रेंड वेरी इजीली। 9th का बी हो जाएगा टॉक ट्रेंड, राइट। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। नो, ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर होती है, प्रॉफिट 0 होता है। दिस इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन नो, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, येस। क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर सी हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 10th का। क्वेश्चन नंबर 11th पे चलते हैं। अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज डैश ऑफ कोको कोला कॉर्पोरेशन। कोको कोला इज अ वेल नोन ब्रांड, उसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। यू नो यू कैन गेट अ कोको कोला एनीवेयर अराउंड इन द वर्ल्ड, इट इज आर्ग्यूबली द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, राइट। तो उनका ये क्या है, ऑफ कोर्स दिस इज देयर स्ट्रेंथ, दे हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द ग्लोब, नॉट इवन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो अगर इनको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च भी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टैब्लिश्ड है, तो अगर नया प्रोडक्ट है दे कैन ईजिली रीच टू एवरी सिंगल कॉर्नर, not the literal corner but every single place that they want their product to sell, वहाँ पर बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टैब्लिश्ड है। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है, स्वॉट एनालिसिस में दिस इज देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो 11th का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस माइनर्स कैन बी अ मेंबर, किसमें माइनर मेंबर हो सकता है। तो देखिए माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो पार्टनरशिप में वो पार्टनर नहीं हो सकता है क्योंकि एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, वो वॉइड होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में येस माइनर मेंबर हो सकता है उसके अंदर, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो जाएगा, कंपनी के अंदर नहीं हो सकता और कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी नहीं हो सकता। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, माइनर में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो 12th का बी हो जाएगा। 13th क्वेश्चन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ आइडियाज कैन बी स्ट्रीमलाइन बाय डेवलपिंग अवेयरनेस फॉर डिफरेंट, so this is literally the definition given in the textbook. Idea fields are convenient frame of reference for streamlining the process of idea generation. So इसका आंसर 13 का बी होना चाहिए, आइडिया फील्ड्स, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आइडिया फील्ड्स की एग्जैक्टली यही डेफिनेशन दे रखी है, कन्वीनियंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ आइडिया जनरेशन। तो इन्होंने यही लिखा हुआ है कि स्ट्रीमलाइनिंग डेवलपिंग अवेयरनेस फॉर डिफरेंट, तो आइडिया फील्ड्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का पॉइंट नंबर बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इफ एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल साइज ऑफ एंटरप्राइज, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड ही प्रेफर। बहुत ही ईजिली सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए और छोटा एंटरप्राइज का साइज रखना है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है आपके लिए, राइट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी स्मॉल साइज में हो सकती है, बट उसके अंदर है ना वो ये जो लाइन है ये यूनिक फीचर नहीं है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक हिंदू फैमिली जो बिजनेस स्टार्ट करती है, इधर वो बात नहीं कही हुई है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, इंट्रोडक्शन ऑफ विम जेल फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन या इल्यूमिनेशन। विम जेल निकाला आपने यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए, तो यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए ऐसा नहीं था कि पहले प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे, आपने एक जेल बेस्ड प्रोडक्ट निकाला है। व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन इज इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, सो दिस इज एन इंप्रूव्ड प्रोडक्ट, दिस इज नॉट एन ऑल टुगेदर न्यू प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से 15 का ए इनोवेशन होना चाहिए एंड इट इज सो, तो 15 का ए है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। एवरी आइडिया इज नॉट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एन आइडिया कैन बिकम एन अपॉर्चुनिटी ओनली व्हेन। हर आइडिया अपॉर्चुनिटी नहीं होता।
अपॉर्चुनिटी कब बनेगा? जब वो टेक्निकली फीजिबल हो, कमर्शियली वायबल हो। टेक्निकली फीजिबल मतलब उसको एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है, उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसको बनाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी इंडिजीनियसली अवेलेबल है। इंडिजीनियस नहीं है तो इंपोर्ट करके ले आएंगे, इंपोर्ट करना फीजिबल है या नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव रह रहा है या नहीं। और उसके बाद कमर्शियल वायबिलिटी, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है या नहीं। अगर फाइनेंस इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मिल रहा है वो अट्रैक्टिव या अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या नहीं, ये इंश्योर करना पड़ेगा। तो दोनों चाहिए, टेक्निकल फिजिबिलिटी भी चाहिए, कमर्शियल वायबिलिटी भी चाहिए। बेसिकली सारी फिजिबिलिटी स्टडी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ही हम आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं और तब वो अपॉर्चुनिटी बनता है। क्या क्या फिजिबिलिटी होती है हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था। वैसे अभी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सबको डिटेल में लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स आएंगे उनसे आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं। मार्केट फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी और टेक्निकल फिजिबिलिटी, ये सभी करना पड़ता है। तो यहाँ पे 16 का सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 17 क्वेश्चन करते हैं, इन विच टाइप ऑफ एंटरप्राइज द इंटायर और मोर देन 51% ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर मेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ब्रॉड कैटेगरी है। अगर किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 51% से ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट के पास होता है तो वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहलाता है। तो 17 का ए हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर क्या होता है कि ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज पे पब्लिक और प्राइवेट की जॉइंट ओनरशिप होती है। 18 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एंटरप्रेन्योर। नॉट ट्रू है बच्चों, ऐसे तरह के क्वेश्चन है ना, इनमें क्या पूछा है ये बहुत इंश्योर करिएगा। तो यहाँ पर नॉट ट्रू, तो ये सारे स्टेटमेंट में से कौन सा फॉल्स है उस पर ध्यान देना है। सारे जरूर पढ़ने हैं क्योंकि हो सकता है फर्स्ट वाला फॉल्स हो और लास्ट वाला ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो। तो ऐसी सिचुएशन में यू नीड टू बी कॉशियस। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाला पढ़ा फॉल्स और टिक करके ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लिया। हो सकता है बी सी बी फॉल्स और डी ऑल ऑफ दीज हो। तो इनको आराम से पढ़िएगा, समय दीजिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप के पेपर में रीड अच्छे से करना है आपको और जो टाइम मिला है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो एंटरप्रेन्योरशिप आई बिलीव वोंट बी अ पेपर जहां पे आपको लगे कि लेंदी है या टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा। मुश्किल है इसके चांसेस, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर परसीव अपॉर्चुनिटीज क्विकली, yes they do. Entrepreneurs are not responsible for the success and failure of the enterprise. बिल्कुल बकवास बात है, entrepreneur responsible होते हैं। तो बी पॉइंट अभी मेरे को ट्रू नहीं लग रहा है। Entrepreneur sense the business opportunity from needs and problems of the people, तो ये भी सही है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों की नीड्स एंड प्रॉब्लम से मिलेगी। देखिए नीड्स एंड प्रॉब्लम से सेंस होगी, फिर वहां से क्या होगा, अगर इनका प्रॉपर नीड का फुलफिलमेंट और प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो इन माय ओपिनियन आई थिंक बी इज इनकरेक्ट। तो 18 का बी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। सो 18 का बी हम टिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, a dash is an attractive economic idea which could be implemented to create a business, earn profit and ensure growth. So this is the very first topic of very first chapter. This is business opportunity, economic idea with the ability to create into an enterprise. So business opportunity यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, Colgate and some other multinational brands are launching herbal versions of the product to meet the market competition from Patanjali. Which source of idea has been used here? कौन सा source of idea इनके लिए, ठीक है। तो सोर्स ऑफ आइडियाज में नीड्स, प्रॉब्लम्स, कंपटीशन एंड इनोवेशन। तो यहाँ पे कंपटीशन है, कंपटीशन को मीट करना है, कंपटीशन को फेस करना है। तो अगर हमारा कॉम्पिटिटर हर्बल प्रोडक्ट्स ला रहा है और वो मार्केट के अंदर सक्सीड कर रहा है तो वी नीड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दैट इज केपेबल टू कम्पीट विद द कॉम्पिटिशन। तो उसके लिए ये जो आइडिया है, सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया कहा है यहाँ पर, तो वो कॉम्पिटिशन है। सोर्स ऑफ आइडिया फील्ड्स के कंटेक्स्ट में होता तो ये 4 ऑप्शन नहीं होते। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है, सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी से। परसीविंग एंड सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, उसमें पहला वाला है एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज, सेकंड पॉइंट एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड वाला विजन एंड क्रिएटिविटी, एंड फर्स्ट वन एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया। बेसिक आइडिया के सोर्सेज में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर एक और है 5वां जो है चेंज, जो यहाँ 4 ऑप्शंस में नहीं था। Question number 21, which among these is not the objective of the concept problem identification? Problem identification एक concept है, इनमें से कौन सा उसका objective नहीं है ये पूछा है। तो it should clearly state the problem, yes।
प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आप तभी कहोगे हो गया है जब प्रॉब्लम आप क्लियरली स्टेट कर दें। देखिए, प्रॉब्लम फेस करना और प्रॉब्लम को जानना काफ़ी नहीं होता, यू शुड क्लियरली स्टेट द प्रॉब्लम। एक सिंपल सा एग्जाम्पल कोट करूंगा इसके लिए कि समबडी इज नॉट फीलिंग वेल, अब वो डॉक्टर को जाके कहता है कि सर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, आई एम नॉट फीलिंग वेल, राइट, और वो अपने सारे सिम्टम्स को एग्जैजुरेटेड वे में डिस्क्राइब कर दे, डॉक्टर विल नॉट बी एबल टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। सो यू शुड क्लियरली स्टेट व्हाट द कोर ऑफ द प्रॉब्लम इज। सी, इफ यू आर फीलिंग डिहाइड्रेटेड, यू आर स्वेटिंग अ लॉट, राइट, यू आर फेसिंग फीवर, उसमें आपको सबसे पहले कॉज ऑफ द प्रॉब्लम रहेगा कि यू हैड बैड फूड समवेयर, आपने स्ट्रीट फूड खाया था, तो द कोर ऑफ एवरी प्रॉब्लम इज फूड पॉइजनिंग। ये सारे सिम्टम्स वैरायटी ऑफ डिजीजेस में होते हैं, तो आपको क्लियरली बताना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में इट शुड क्लियरली स्टेट द प्रॉब्लम, तभी बोलिएगा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हुआ है। इसके बाद क्या है, आइडेंटिफाइड टारगेट ग्रुप फेसिंग द प्रॉब्लम। यस, क्योंकि जो फेस कर रहा है उनके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट क्यूरेट और क्रिएट करके देना पड़ेगा। मॉनिटरिंग द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। फाइंड मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन। यस, आपका जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है, आप उसका ऐसा सोल्यूशन नहीं ला सकते जो एक्सेप्टेबल ना हो। ऐसा है कि पड़ोस में कोई स्ट्रे डॉग्स हैं आपके और दे आर बार्किंग अ लॉट, द सोल्यूशन इज वन सोल्यूशन, डोंट टेक मी अदरवाइज, एक सोल्यूशन है कि उनको मार दिया जाए, बट दैट इज नेवर एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। ओके, द सोल्यूशन शुड बी यू शुड कॉन्टैक्ट एनिमल एड और योर लोकल अथॉरिटीज एंड सॉल्व वॉट एवर द कंडीशन इज, एंड उनको उनकी पूरी टेक केयर करके वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है। तो एक्सेप्टेबिलिटी भी सोल्यूशन की होनी चाहिए। पॉइंट नंबर सी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का जो है स्कैनिंग वो नहीं आता है, मॉनिटरिंग नहीं आता है, वो इन्वायरमेंट स्कैनिंग का फंडा है। तो 21 का सी नहीं है पॉइंट, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं दोस्तों। तो डेवलपिंग एन ऐप फॉर टीचिंग पर्पज which can be run on mobile phones as well as on PC can be counted under which idea field? कौन सी आइडिया फील्ड होगी ये? तो एक ऐप डेवलप करिए जो मोबाइल फोन्स पे भी चल सकती है और कंप्यूटर्स पे भी चल सकती है। ये क्या है? तो ऐप का डेवलपमेंट कम्स आउट फ्रॉम क्रिएटिविटी। उसमें सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि एजुकेटर्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लर्नर्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से स्क्रीन प्रेजेंट की जाएगी, कैसे नोट शेयर किए जाएंगे, कैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को एंटर किया जाएगा, कैसे इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखा जाएगा कि अननेसेसरी एलिमेंट्स क्लास ज्वाइन ना करें, और वन वे कम्युनिकेशन इंक्रीज रखना है ताकि न्यूसेंस क्रिएट ना हो। ये सारे एलिमेंट्स जो एक क्लासरूम में रिक्वायर्ड होते हैं, जो टीचर को पावर देते हैं और लर्नर को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं लर्न करने के लिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिव एफर्ट से डाली जाएंगी। सर्विस सेक्टर रिलेटेड आइडिया नहीं है, इस ऐप की वजह से कोई नई सर्विस प्रोवाइड होनी चालू नहीं हो गई। मार्केट या डिमांड ड्रिवन आइडिया भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचने लगें कि सर कोविड हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, उसकी वजह से स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए थे और क्लासेस कंडक्ट नहीं हो रही थी और ऐप की नीड आई, आई अग्री, बट क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं है, तो हम हमारे क्रिएटेड क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे। तो आप, आई नो यू नो ऑल दीज इनपुट्स, बट क्वेश्चन ने जितना बोला है उस सिचुएशन से ये क्रिएटिव एफर्ट से निकला आइडिया है। वहां पर ऐसा कुछ डिस्क्राइब नहीं किया कि लॉकडाउन हो गई और डिमांड क्रिएट हो गई एक ऐसी ऐप की और बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत थी और जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म थे वो अच्छे नहीं थे तो हमने क्रिएट कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस से ये आइडिया नहीं बना है। सो क्रिएटिव एफर्ट सीम्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो 22 का सी हो जाएगा, राइट। 23rd क्वेश्चन करते हैं। Alan has observed the market in his area and noticed that there is a scope for toys for small children. The number of toys shop for such children was very less in his area. He thought of starting a small enterprise for the same. He also ensured that the business will require 1 or 2 boys in the shop as helpers and an investment around ₹2 lakh. ये जो apostrophe that is rupee का symbol, यहाँ पे font थोड़ा सा बदल गया है। He is expecting around 30 to 40% annual return on investment. Very good. Identify which entrepreneurship concept is being discussed in the paragraph. इनोवेशन है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट पर्पज है या कॉम्पिटिशन है, तो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एक इकोनॉमिक आइडिया है, एंटरप्राइज बनाया जा सकता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव है और एक्सेप्टेबल भी है। 30 to 40% एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विदाउट नोइंग द अदर कंटेक्स्ट इज स्टिल अ रेस्पेक्टेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 30 to 40% तो बियॉन्ड रेस्पेक्टेबल है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा 23 का बी। आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन, लास्ट ऑफ सेक्शन ए। आई नो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते थे, मैं पूरा पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, बट आई विल स्टिल वेरी मच रिकमेंड कि जब आप खुद प्रैक्टिस करें तो यू मस्ट प्रैक्टिस अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। फर्स्ट सॉल्व्ड चेक होंगे, बेस्ट नहीं होंगे,
ये याद रखिएगा। तो आप जिन क्वेश्चंस को वेरीफाई करवाना चाहते हैं, जिन पे मोस्ट कॉन्फिडेंट है, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, बाकी अनअटेम्प्टेड रहने दें। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूनिट ऑफ सेल। यूनिट ऑफ सेल वो मेजरमेंट स्टैंडर्ड है जिसमें हम सोल्ड प्रोडक्ट को मेजर करते हैं। तो जैसे कोई लिक्विड हो गया से मिल्क, तो उसको लीटर्स में मेजर किया जाएगा। कुछ दूसरा इंग्रेडिएंट है जैसे शर्ट्स वगैरह हैं तो उनको पर पीस मेजर किया जाएगा। क्लॉथ है तो उसे पर मीटर मेजर किया जाएगा, तो वो यूनिट ऑफ सेल हो गई। इट इज द मेजर of what products it is the measure of what products are sold. It is required to understand the economies of the business in an easy and standardized manner. तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है इन सम सेंस। तो 24 का सी बोथ ए एंड बी इज सीम्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन। सो 24 का सी हम कर लेते हैं, राइट गाइज। चलिए सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी से पहले दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, क्वेश्चंस का कंटेंट बढ़िया लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक करिएगा। इट डजंट टेक मच, लाइक से चैनल को बहुत हेल्प होती है। प्लीज़ लाइक दबा दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करिए अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, बट प्लीज़ आर्टिकुलेट वे में करिएगा, रिस्पेक्टेबल रहिएगा और अच्छे क्वेश्चंस करिएगा और रिसर्च कर लीजिएगा अपनी भी पहले, दैट वेदर यू आर, इफ़ यू आर क्वेश्चनिंग दैट व्हाट आई एम टीचिंग, आई हैव रिसर्च दीज क्वेश्चंस, आई हैव चेक्ड दैट वेदर द आंसर दैट आई एम सेइंग दैट आर अप्रोप्रिएट और नॉट। आई अग्री इवन विद दैट there is a scope of error that I can make, because देखिए कंसेप्चुअल एरर करना, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि कंसेप्चुअल एरर तो शायद मैं ना करूं, बट इंटरप्रिटेशन का एरर डेफिनेटली हो सकता है। अगर ऐसा कुछ लगे तो प्लीज़ पॉइंट आउट कर दीजिएगा, बट कंसेप्चुअल एरर मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि इस चैनल पे कंटेंट में कंसेप्चुअल एरर तो नहीं रहेगा। अगर आपको लग रहा है तो पहले अपना कंटेंट प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और भी किसी तरीके का इनपुट है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो। ये सारी चीज़ें यूट्यूब अलॉग्रिथम में मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगी। और भी किसी तरीके से आप चैनल को हेल्प करना चाहते हैं, देयर आर सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ यूज़ देम। एनी काइंड ऑफ हेल्प इज़ आई वुड बी वेरी थैंकफुल। चलिए सेक्शन बी पे आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 25, अंकित हैज़ जस्ट पास। जब भी इतना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए, मैं आपको रिकमेंड कर चुका हूँ, सबसे पहले देख लो कि क्या मांगा गया है। विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिस्कस्ड हियर, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ऑप्शन होता है बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन वगैरह। तो पढ़ लेते हैं। अंकित हैज जस्ट पास हिज एग्जामिनेशन एंड ही हैज बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही वांटेड टू वर्क एंड अर्न मनी फ्रॉम दिस नॉलेज। ही टुक एन ऑफिस इन द सिटी एंड स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स एंड ही फाइल्स होना चाहिए, थोड़ा स्पेल एरर है यहाँ पे। टैक्स एंड रिटर्न्स, द एक्टिविटी विच ही डज रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू अप्लाई स्पेशल नॉलेज। भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, आई कैन स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस, है ना। तो एक इंस्टीट्यूशन से ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, एक डिग्री अचीव करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है विच कैन एक्सक्लूसिवली बी प्रोवाइडेड बाय अ प्रोफेशनल, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाय ऑब्टेनिंग अ डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो ऑल दीज आर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोफेशनल। तो ये प्रोफेशन परफॉर्म कर रहे हैं, 25th का सी हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। अ बुक सेलर सेल बुक्स, क्लास 11th एंड 12th। ये सारा डेटा नीचे देख लो, ब्रेक इवन पॉइंट का दे रखा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 380 माइनस 100, 280 का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 400 माइनस 180, तो यहाँ पर 220 रुपीज़ का दूसरी 12th वाली बुक का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे सेल्स मिक्स अप्लाई करना है तो 280 का 30% करना है और 220 का 70%। लेट तो यहाँ पर 280 का हम कर लेंगे 30%, तो 84 का वेट रखता है क्लास 11th का कंट्रीब्यूशन और 220 पर हम अप्लाई कर देंगे 70% का वेट, तो 154 का वेट रखता है 12th वाली टेक्स्ट बुक का कंट्रीब्यूशन। एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों, वैसे ब्रेक इवन पॉइंट का एक वीडियो अपलोडेड है, उसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड वेटेड कंट्रीब्यूशन। ये जो 280 और 220 है ये कंट्रीब्यूशन है। सीबीएसई के सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन दे रखा है, वहां गलत एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन में मांगा था वेटेड कंट्रीब्यूशन और उन्होंने ऑप्शन में कंट्रीब्यूशन की टोटल ले रखी है, तो दैट इज रॉन्ग। वेटेड कंट्रीब्यूशन मांगा है, तो अब ये जो निकला है ना, ये इसकी टोटल वेटेड कंट्रीब्यूशन कहलाएगी। तो वेटेड कंट्रीब्यूशन 154 प्लस 84, दैट्स टोटल वेटेड कंट्रीब्यूशन इज 238। फिक्स कॉस्ट है 7 लाख। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 7 लाख है और समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन इज 238।
सो 7 लाख डिवाइडेड बाय वेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इधर कुछ 2941 डेसिमल में आ रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू गाइस। कंप्यूटेशन में आपको थोड़ी सी तकलीफ आएगी। 2941 पॉइंट समथिंग यूनिट्स, सो राउंड ऑफ करें तो 2941 होता है 26 का बी। लेट मी चेक द आंसर, येस दैट्स करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। There is definitely going to be one practical question, one or two practical questions for break-even point in your paper. Very high probability of that a break-even point question would be there in your paper. तो ब्रेक इवन पॉइंट में अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है वो वीडियो देख लीजिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा उससे। ये टॉपिक पर पूरा वीडियो अच्छे से शांति से देखना तो ही समझ में आएगा। डोंट रश थ्रू इट, है ना, और जल्दी देख के कंक्लूड मत करिएगा। अप्रोच को थोड़ा टाइम दीजिएगा, कंसेप्ट से समझाने की कोशिश करिए है, डायरेक्टली फॉर्मूलाज को मगअप करने की कोशिश नहीं करिए। ये अप्रोच मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो है चैनल पे अपलोडेड, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा ब्रेक इवन पॉइंट का वीडियो। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डिफिकल्टी है, तो कोई भी डाउट वगैरह रहता है, कंसेप्चुअल वगैरह है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यू नो इंस्टाग्राम पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आइडियाज जनरेटेड कैन बी बेस्ड अपॉन सेकेंडरी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज। तो बी है नेचुरल रिसोर्सेज जो है आइडिया फील्ड, एक इन सभी में एक ही है। नेचुरल रिसोर्सेज जो आइडिया फील्ड होती है, बाकी सब absurd वर्ड्स हैं जो किसी भी कॉन्सेप्ट से पर्टेन नहीं करते। तो 27 का बी हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं हम। पार्टनरशिप मैक्सिमम 50 मेंबर्स रहते हैं, तो 1 का बी हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं, तो डी। एनसीईआरटी में गलत दे रखा है, अब 200 हो गया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एकदम से जल्दी में मत बोल देना कि एनसीईआरटी में ये एक्स नंबर दे रखा है, मैं नंबर बोलूँगा भी नहीं। अभी अपडेटेड कंपनीज एक्ट का फिगर 200 है, आपको 200 लर्न करना है। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, तो 3 का सी हो जाएगा। और सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनरशिप होती है, तो 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी और 4th का ए। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, तो 28 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेट कंपनी। कौन सा ट्रू नहीं है, तो जो भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर शेयर, यस। द नंबर ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू 200, यस, 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते एक प्राइवेट कंपनी में। इट यूजेज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम, ये भी बिल्कुल सही है। इट कैन इन्वाइट पब्लिक डिपॉजिट, नो, पब्लिक डिपॉजिट ओनली पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं है पब्लिक से पैसा उठाना। अगर पब्लिक से पैसा उठाना है, यू नीड टू कन्वर्ट योर सेल्फ इन टू अ पब्लिक कंपनी। सो 29 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि मैंने मेरे वेरी फर्स्ट वीडियो सीबीएसई सैम्पल पेपर में एक्सप्लेन किया था, असर्शन रीजन अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में कहूँ तो ट्रू एंड फॉल्स विद सम तड़का है। तो इसके अंदर क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन, इफ कंपनी इज सेंसिटिव टू दी If a company is sensitive to the internal environment, it will come out with new products and services to meet the requirements of the customer. इंटरनल एनवायरनमेंट गलत है भाई साहब, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कस्टमर की नीड बताएगा और वहाँ से आप ना नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। सो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्टली फ्रेम्ड नहीं है। नीचे पढ़ लेते हैं। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नेसेसरी टू टेक टाइमली एक्शन टू डील विद थ्रेड्स एंड अवेल अपॉर्चुनिटीज फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। सो इन माई ओपिनियन असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन तो 30 का डी होना चाहिए, 30 का डी ही है ना। ऊपर ये जो एक छोटी सी बात, सब कुछ सही लिखा था, बस इंटरनल एनवायरनमेंट गलत लिख दिया। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नए प्रोडक्ट के और सर्विसेज के बारे में पता पड़ेगा। इंटरनल एनवायरनमेंट से तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ें पता चलेंगी, आपकी स्ट्रेंथ जो है, आपकी वीकनेस जो है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सप्लोर करके पता चलेगी। बट मार्केट को क्या प्रोडक्ट चाहिए, इसके लिए आपको कस्टमर की नीड्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पता करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। After opportunity spotting and scanning of the environment, an entrepreneurial idea should lead to a definite product. Evaluate the product, analyze the product, none of these. तो एक definite product पे lead करना चाहिए। ये opportunity and product assessment के अंदर एकदम clearly लिखा हुआ है ना, product determination, product identification के अंदर। तो 31 का A हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन्स है गाइज। अगर आपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ी है ना, तो आपको स्ट्रेट लाइन्स एनसीईआरटी से ये दिखेंगी। पेपर एनसीईआरटी से बेस्ड रहेगा। नो अदर बुक शुड, आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड फॉलो। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़िए। चैनल पे जो नोट्स अपलोडेड है वो और चैनल के वीडियोस
काफ़ी हैं ये आपका प्रिपरेशन करने के लिए। पहले वाले स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स देखिएगा कि उनको कितना हेल्प किया है इन वीडियोस ने। सो यू विल कम टू नो कि ये मोर देन सफिशिएंट है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी है, नोट्स उसी से प्रिपेयर्ड है, मिनिएचर वर्जन है, तो अगर इलेबोरेट आंसर नहीं लिख पा रहे तो टेक्स्ट बुक देखो, नोट्स देखो, वीडियोस देखो, सैम्पल पेपर जो कर रहे हैं वो सॉल्व करो। आंसर सारा एनसीईआरटी के बेसिस पे ही क्वेश्चन फ्रेम रहेंगे और आंसर भी उससे बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। विक्रम वांट्स टू एक्सपांड हिज बिजनेस, बहुत सारा डेटा दे रखा है, नीचे पढ़ लेता हूँ कि मांगा क्या है। विच स्टेप इज टर्म्ड एज द फर्स्ट स्टेप इन इनोवेशन प्रोसेस। इनोवेशन प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है, एक इनोवेटिव प्रोसेस होता है। इनोवेटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप रहता है एनालिटिकल प्लानिंग, क्रिएटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप रहता है आइडिया जर्मिनेशन। सैंपल पेपर में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है और वहां पे उन्होंने क्या कर रखा है कि इनोवेटिव प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप की बात करी तो उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी अप्लाई करो और उसे पूरा क्रिएटिव प्रोसेस करो। तो यहां पर आई वुड रिकमेंड यू टू चूज क्रिएटिविटी एज एन ऑप्शन व्हेन सच क्वेश्चन कम्स। कंसेप्चुअली बात करूं तो इनोवेटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप मांगा है वो एनालिटिकल प्लानिंग होती है। अगर आप इनोवेटिव प्रोसेस, आई अग्री कि पहले क्रिएटिव प्रोसेस पूरा अप्लाई होगा फिर इनोवेटिव प्रोसेस रहेगा। आपके पास सबसे पहले आइडिया रहेगा, उस पर आप क्रिएटिव प्रोसेस अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा और उस पर फिर आप इनोवेटिव प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो आपको आपका एक फाइनल प्रोडक्ट आप एंटरप्राइज में क्रिएट कर पाएंगे। यहां पर सिचुएशन क्या है कि बात की जा रही है कि इनोवेटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। ओके, अब इनोवेटिव प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप की बात करें तो एनालिटिकल प्लानिंग इज द क्लियर ऑप्शन। अगर आप इनोवेटिव प्रोसेस के पहले ये अज्यूम करके चलते कि क्रिएटिव प्रोसेस तो अप्लाई करना पड़ेगा ही, क्योंकि जब तक क्रिएटिव प्रोसेस अप्लाई नहीं होता इनोवेटिव प्रोसेस अप्लाई नहीं हो सकता। अब क्रिएटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप समझे तो आइडिया जर्मिनेशन शुड बी दी करेक्ट पॉइंट, पर इन्होंने कहा कि पहले क्रिएटिविटी अप्लाई करो यानी क्रिएटिव प्रोसेस अप्लाई करो और फिर इनोवेटिव प्रोसेस आएगा। तो इस लॉजिक को अप्लाई करते हुए सीबीएसई के सैंपल पेपर में इस तरह के ड्राफ्टेड क्वेश्चन का आंसर है क्रिएटिविटी। आई वुड रिकमेंड यू टू डू क्रिएटिविटी इन योर एग्जाम, है ना। क्यों एनालिटिकल प्लानिंग नहीं है ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं इतना बोला हूँ। आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो इनोवेटिव प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट आपको एनालिटिकल प्लानिंग मिलेगा और क्रिएटिव प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट मिलेगा आपको आइडिया जर्मिनेशन, पर आंसर आपको यहाँ पे क्रिएटिविटी करके आना है। क्रिएटिविटी मतलब पूरा क्रिएटिव प्रोसेस अप्लाई करो, वो फर्स्ट स्टेप होगी, उसके बाद इनोवेटिव प्रोसेस पे आओ। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं हम। आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन विच प्रोवाइड स्टिमुलस फॉर अपॉर्चुनिटी डिस्कवरी एंड न्यू वेंचर क्रिएशन। प्रोसेस ऑफ इनोवेशन की बात करी और उसके फर्स्ट स्टेज की बात करी। अब क्या हेल्प करेगा आपको कि आपको अपॉर्चुनिटी की डिस्कवरी हो और एक नए वेंचर क्रिएट करने की कैपेबिलिटी चले। इनोवेशन होगा तो आप वेंचर क्रिएट कर पाएंगे, उसके पहले चाहिए आपको आइडिया, पर आइडिया को भी बेटर यूटिलाइज करने के लिए आपके पास क्रिएटिव स्किल्स होनी चाहिए। तो टेक्निकली क्वेश्चन नंबर 32 और 33 आर कमिंग फ्रॉम दी सेम बास्केट, तो 33 का भी आंसर क्रिएटिविटी हो जाएगा एंड आई हैव सेम रीजंस हियर एज वेल। ठीक है ना, कि इनोवेटिव प्रोसेस अप्लाई करोगे तो एंटरप्राइज क्रिएशन होगा, बट इनोवेटिव प्रोसेस अप्लाई करने के लिए पहले क्रिएटिव प्रोसेस अप्लाई करना है और क्रिएटिव प्रोसेस अप्लाई करने के लिए आपके पास क्रिएटिविटी की स्किल्स होनी चाहिए। सो 33 का ए हो जाएगा। 34th क्वेश्चन करते हैं। मैच द फॉलोइंग। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पेस्टल मॉडल के एलिमेंट्स दे रखे हैं कॉलम 1 में और कॉलम 2 में इनके रीजंस दे रखे हैं, इनको मैच करना है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट 3 हो गया यहाँ पर। इसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इन्फ्लेशन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एलिमेंट होता है। सोशल एनवायरनमेंट, सोशल लेवल ऑफ एजुकेशन लेवल जो है ये सोशल हो जाएगा और इन पोल्यूशन का जो लेवल है ये इकोलॉजिकल हो जाएगा। तो 1 का 3, 2 का फर्स्ट, 3 का 4 एंड 4 का सेकंड, ये बी में दे रखा है तो 34 का बी हो जाएगा इधर करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया। पेस्टल मॉडल है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स यहाँ डिस्क्राइब कर दिए। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। संभव थॉट ऑफ एन आइडिया। दोस्तों सबसे पहले पढ़ लेते हैं मांगा क्या है। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस डिस्कस्ड अबव। तो क्रिएटिव प्रोसेस का कौन सा स्टेज है ये डिस्कस करने को कहा है। यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो नन ऑफ दीज, वेरी लेस लाइकली शुड हैपन। इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन क्रिएटिव प्रोसेस के एलिमेंट होते हैं। इनोवेशन तो लास्ट एलिमेंट होता है, तो टेक्निकली ये भी होने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर तुक्का भी मारना है तो अभी हम 50% की प्रोबेबिलिटी पे आ गए फ्रॉम 25%। अब क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। संभव थॉट ऑफ एन आइडिया टू प्रोड्यूस सोलर बिन्स थ्रू विच द गार्बेज विल गेट डीकम्पोज्ड ऑटोमेटिकली यूजिंग सोलर एनर्जी। ही वेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ मेकिंग सच बिन। ये जो लाइन है ना, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ मेकिंग सच बिन बिफोर लॉन्चिंग इट,
ये आपको एग्जैक्टली इंक्यूबेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप टेक्स्ट बुक खोल के देखेंगे, इफ़ इट इज़ पॉसिबल आई विल शो यू ओवर हियर इज वेल। यहाँ पर देखिएगा, ये रहा इंक्यूबेशन, सबकॉन्शियस असिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज द लाइन दैट यू शुड रिमेंबर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। पर यहाँ पर देखिए प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट बिफोर ही लॉन्च्ड इट, है ना। तो ये क्लियरली स्टेटेड लाइंस हैं, इसलिए ये यहाँ पर इंक्यूबेशन हो जाएगा 35th का। थोड़ा सा क्रैमिंग का ही पॉइंट आ रहा है इधर, उसी की वजह से ये बेस्ट अटेम्प्ट हो पाएगा। अदरवाइज अगर आप इंक्यूबेशन को सबकॉन्शियस असिमिलेशन देखें और वो उसका कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं है और फिर आप इल्यूमिनेशन पे आ जाए, तो देर इज़ द चांसेस ऑफ एरर ओवर हियर। तो आई वुड रिकमेंड कि क्रिएटिव प्रोसेस और इनोवेटिव जो प्रोसेस है ना, उनके जो डिस्क्रिप्शन है उनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है, बेस्ट पॉसिबल वे टू अटेम्प्ट देम इज कि आप लाइन ट्रेस कर लीजिएगा जो एनसीईआरटी से दी हुई है, तो बहुत ईजिली अटेम्प्ट हो जाएगा, कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ जनरेटिंग आइडिया इज टू कैरी आउट अ मार्केट रिसर्च, सच अ स्टडी यील्ड्स वैल्यूएबल डेटा अबाउट ट्रेंड्स ऑफ सप्लाई, डिमांड एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, विच आइडिया फील्ड इज दिस। तो ये मार्केट ड्रिवन है, सिंपल सी बात है, मार्केट ड्रिवन आइडिया है। आइडिया फील्ड कौन सी है, तो 36 का सी हो जाएगा। 37 करते हैं, प्रणव मैन्युफैक्चरर। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि नीचे मांगा क्या, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्टेटेड इन द अबव केस। जो ऑप्शन है उनको पढ़ लेता हूँ ताकि उनके पर्सपेक्टिव से मैं फिर केस स्टडी को रीड आउट करूंगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी या ट्रेंड स्पॉटिंग। अब पढ़ लेते हैं। Pranav, a manufacturer and seller of toys named Fast Cars, while analyzing the fall in the sales of his toy cars, found out that his products are failing to attract customers due to lack of newness in design and features of the car. So he decided to employ a new designer, Samay. He managed to create some great designs and sales of fast cars skyrocketed in an instance. Out of the following, identify the concept of entrepreneurship. तो यहाँ पे क्या था कि इसकी जो टॉय कार्स थी वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने में केपेबल नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि न्यूनेस नहीं थी डिज़ाइन में। तो इन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इन्होंने एक नया डिज़ाइनर हायर किया, तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो मेरे हिसाब से 37 का ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इधर कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। 37 का ए इज़ करेक्ट। 30। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं हम। भूमिका स्टार्टेड अ पॉटरी यूनिट एम्प्लॉइंग डिफरेंटली एबल्ड पीपल टू मेक एंड सेल स्कल्पचर्स मेड ऑफ क्ले। स्कल्पचर्स बनाती हैं क्ले से। शी ऑल्सो मेड श्योर दैट मटीरियल शी यूज्ड इज ईजिली डिकम्पोजेबल। इन्होंने ये भी इंश्योर किया कि जो मटीरियल ये यूज़ करिए ईजिली डिकम्पोजेबल है। पॉटरी यूनिट है तो वैसे भी डिकम्पोजेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर शी इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन एज द फेस्टिवल ऑफ दिवाली वॉज राउंड द कॉर्नर। तो उसके आसपास इन्होंने जो है ना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया क्योंकि दिवाली पास थी। आइडेंटिफाई द कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एट मैक्रो लेवल दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द अबव सिचुएशन। क्वाइट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्योंकि दिवाली के आसपास प्रोडक्शन बढ़ा देना ये सोशल एलिमेंट की तरफ बात करता है। डीकम्पोजेबल मटेरियल को यूज़ करना ये इकोलॉजिकल फैक्टर की बात करता है। तो यहाँ पे सोशल भी हो सकता है, इकोलॉजिकल भी हो सकता है, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं और दोनों पॉइंट्स में भी दे रखे हैं। तो आई वुड जेन्यूनली से कि दीज क्वेश्चंस आर नॉट ड्राफ्टेड बाय मी, इट इज़ फ्रॉम अ पब्लिशर, आई वोंट नेम देम। तो यहाँ पर ना आई वुड से कि दिस क्वेश्चन इज़ ड्राफ्टेड इन अ मैनर इट्स नॉट प्रॉपरली ड्राफ्टेड बेसिकली, क्योंकि दोनों सही होते हैं। तो और ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि बोथ ए एंड बी हो या ऐसा कुछ हो, तो फिर इसको करेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर 38 का क्या दे रखा है इन्होंने, तो 38 का ए बोला हुआ है, बट अगर कोई बच्चा बी करे तो आई वोंट से कि उन्होंने कुछ गलत किया है। अगर वो ये दिवाली वाले एलिमेंट से गेस करते हैं तो दिवाली के आसपास दिस इज़ स्ट्रिक्टली सोशल टू दी सोशल इन्वायरमेंट ऑफ आवर कंट्री। और डीकम्पोजेबल बनाना, ठीक है ना, और डिफरेंटली एबल्ड लोगों को यूज़ करना ये भी सोशल हो जाएगा। डीकम्पोजेबल बनाना ये इकोलॉजिकल हो जाएगा। तो दोनों ही पॉइंट्स पे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एम्फेसिस है इस केस स्टडी में। तो आई वुड से बोथ ए एंड बी शुड बी करेक्ट आंसर्स, राइट। तो यहाँ पर मैं डिफर करूँगा जिस पब्लिशर से, एंड आई वुड से ए एंड बी आर करेक्ट। वैसे इन्होंने 38 का ए दे रखा था, ठीक है। तो 39th क्वेश्चन कर लेते हैं। 39 के अंदर डैश कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कन्वीनियंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ आइडिया, दीज आर आइडिया फील्ड्स। 39 का बी हो जाएगा क्लियरली। इससे सिमिलर क्वेश्चन पहले भी आया था। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिक्टली क्लियर डेफिनेशन है, ये टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखी है, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 40 पे जाते हैं. विश्वास एन एंटरप्रेन्योर हैड अ बिजनेस आइडिया ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू ऐप. पढ़ लेते हैं नीचे. आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केट असेसमेंट एज आइडेंटिफाइड इन द अबव केस. तो मार्केट असेसमेंट का कौन सा एलिमेंट है? तो मार्केट असेसमेंट के ये सारे नीचे दे रखे हैं. डिमांड, कंपटीशन, सप्लाई एक और होता है, और प्रोजेक्ट इनोवेशन और चेंजेस रहता है अगला. तो देख लेते हैं किसकी बात करिए. विश्वास एन एंटरप्रेन्योर हैड अ बिजनेस आइडिया ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू ऐप based food delivery system. In order to do so, he decided to assess the market. He found out that there was demand. तो यहाँ demand check कर ली इन्होंने for food delivery services in his town. After a lot of study, he found out there was no competition. यहाँ competition check कर लिया इन्होंने. In the market as well, as big brands were working in metro cities, he also decided to keep the price of delivery system and have tie-ups with restaurants so as to discount could be given to the customer. As it is new thing in the market, his business flourished. तो innovation वाली बात हो गई यहाँ पे. Out of the following identify the element of market assessment. तो इन्होंने सब कुछ किया है. 40 का डी होना चाहिए. राइट गाइज. 41 करते हैं. चलिए दोस्तों. तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. द ऑपरेशनल इज सोल ऑफ बिजनेस प्लान. दिस क्वेश्चन आई रिकॉल इज नॉट प्रॉपरली ड्राफ्टेड. तो ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है. आई वुड कंसिडर दिस एज अ रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट किया जो बहुत सब्जेक्टिव है. ऑपरेशनल प्लान इज सोल ऑफ बिजनेस प्लान. ऐसा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कहीं स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि ऑपरेशनल प्लान सोल ही होती है बिजनेस प्लान की. और फिर इन्होंने रीज़न दिया कि ऑपरेशनल प्लान सेक्शन डिस्क्राइब्स द फिजिकल नेसेसिटीज़ ऑफ योर बिजनेस. तो ऑपरेशनल प्लान से ज़्यादा ये बिजनेस प्लान बताता है. ऑपरेशनल प्लान तो एग्जीक्यूशन बताता है. तो ये स्टेटमेंट भी इतना वेल ड्राफ्टेड नहीं है. ऑपरेशनल प्लान फिजिकल नेसेसिटीज़ भी बताता है कि क्या रूट फॉलो होगा, क्या शेड्यूल फॉलो होगा, बट ज़्यादा स्पेसिफिकली ये पॉइंट अप्लाई होता है प्रोडक्शन प्लान पे. तो ये क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ. मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ढंग से नहीं बना हुआ है. क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं. In a way, all economic activities related to the production and distribution of goods and services undertaken for monetary gains. Which economic activity is this? Economic activity, production and distribution of goods. This is business. 42 का C हो जाएगा. बिल्कुल सही बात. देखिए ये क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए नहीं है. ये क्वेश्चन कहीं से अडॉप्टेड हैं. तो कुछ क्वेश्चंस में गलतियां हैं जो मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, तो वो मैं आपके सामने एड्रेस कर रहा हूँ. तो कमेंट सेक्शन में ये मत शुरू हो जाना अभी आप कि खुद ही के क्वेश्चन और खुद ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. ऐसा कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन कहीं से लिए हुए हैं. मैं बेस्ट एफर्ट कर रहा हूँ इनको सॉल्व करने की और अच्छे क्वेश्चन लाने की, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अंदर जो पैटर्न है वो बिल्कुल नया है. तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड हैं. तो जिन्होंने भी ड्राफ्ट किए हैं, इट इज़ मिस्टेक होना जेन्यून है. हो सकती है मिस्टेक, है ना. और उसमें भी क्या है कि स्कोप क्या है कि आपकी एनसीईआरटी से ही कॉन्सेप्ट बनाने. और एनसीईआरटी यू योरसेल्फ, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो उसमें देखिएगा कि बहुत सारा कंटेंट सीधे से छापा हुआ है इधर उधर से. और बहुत ही, आई वोंट से दिस दैट इज़ द बेस्ट बुक दैट कैन बी ड्राफ्टेड फॉर द सेट सिलेबस. एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं. अ प्रोडक्ट और सर्विस मे बी डिजायर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज है. ज़्यादा आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है. ये जो है ना 43 का ए हो जाएगा क्लियरली. नेचुरल आइडिया फील्ड्स, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे स्ट्रेट अप डिस्क्रिप्शन है उसी पॉइंट के. बंटी अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेलर. बिलो इज द डेटा. ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है हमारे लिए. तो क्या मांगा गया इन्होंने, कहा है कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन. फिर बताऊंगा, पहले भी बोला था सीबीएसई के सैम्पल पेपर में ये डिमांड की गई है और गलत सॉल्व किया हो गया है. वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो कंट्रीब्यूशन निकला सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से, उस पर फिर सेल्स मिक्स का परसेंटेज लगाओगे तो जो मिलेगा वो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन होता है. तो यहाँ पे पहले मैं कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेता हूँ. 1500 की सेलिंग प्राइस है, 1000 की वेरिएबल कॉस्ट है, 500 का ये हो गया, 120 माइनस 70, 50 रुपीज़ का यहाँ पर हमारा बॉल का कंट्रीब्यूशन हो गया. अब इस पर हम सेल्स मिक्स लगा देंगे 50-50%. तो वेटेड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा 250 और यहाँ आ जाएगा 25. इसका सम करेंगे तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन आएगा, दैट इज़ 275. ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड कंट्रीब्यूशन. ये वेटेड कंट्रीब्यूशन है, हमसे तो सिर्फ वेटेड कंट्रीब्यूशन ही मांगा था. तो 275 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. राइट गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना. तो सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्या किया हुआ था, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में बोला हुआ था और उन्होंने सिर्फ कंट्रीब्यूशन की टोटल कर ली थी. कहने का मतलब है कि उन्होंने 500 प्लस 50 करके 550 एज एन आंसर दे रखा है उसका, जो कि गलत है ना. 650 उस पर्टिकुलर फिगर है, बट दैट इज रॉन्ग. ओके,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ लेते हैं पहले। मांगा क्या है? विच लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप इज हाईलाइटेड इन दिस केस। तो पार्टनरशिप की कौन सी लिमिटेशन हाईलाइट की गई है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। हनी एंड बादशाह वर रनिंग अ बिजनेस पार्टनरशिप, दे यूज्ड टू सेल म्यूजिक सीडीज। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। Basha wanted to bring his friend Neha also in a partner, but Honey did not want to add a third partner. This eventually created a sense of distance between them, and their coordination also was finished. Due to this reason, they decided to liquidate the partnership. Which limitation of partnership? Limited resources, risk of additional liability, lack of harmony, limitation of capital. तो lack of harmony लग रहा है यहाँ पे, मतलब अग्रीमेंट होता है सब पार्टनर्स के बीच में, तो सारों के सारों का अग्री करना जरूरी है टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। तो 45 का सी सीम्स टू बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट हियर, है ना। बट दिस सिचुएशन वुड बी बेस्ट डिस्क्राइब दैट पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट वेयर यूनानिमस अग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। तो पार्टनरशिप इज अग्रीमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। दिस वुड बी अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन ओवर हियर, बट इन्होंने लैक ऑफ हार्मनी लिखा है। दैट ऑलमोस्ट डिपिक्ट्स द सेम पिक्चर, इसलिए मैं उसको चेक कर लेता हूँ क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट नहीं है इधर। 46 क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। मांगा क्या है? इन द अबव केस विच स्टेप ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस इज मेंशन्ड। तो क्लियरली पढ़ना पड़ेगा कौन सा क्रिएटिव प्रोसेस का है। चरण वॉज रनिंग अ गारमेंट स्टोर इन शिलोंग. His business was not running well. He wanted to know the reason. When searched for the reason why his product is not selling, he got to know that his product was not up to the mark for the area and people. They did not like the product. In the above case, which step of creative process is mentioned? Germination, preparation, incubation, verification. तो यहाँ पे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो बेसिकली वेरिफिकेशन चल रहा है प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे 46 का डी हो जाएगा. ही इज़ वेरीफाइंग द प्रोडक्ट. थोड़ी सेल्स वगैरह चेक कर रहा है, क्या अमेंडमेंट्स कर सकता है प्रोडक्ट डिज़ाइन वगैरह के अंदर, वो सारी चीज़ें. मेरे हिसाब से 46 का डी होना चाहिए. 46 का डी ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं. बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन लग रहा है. मांगा क्या हमसे मांगा है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन. फिर से वही बात, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मांगा है तो पहले कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, उस पर सेल्स में अप्लाई करना पड़ेगा. तो एसी और एयर प्योरीफायर दे रखे. कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो एसी का कंट्रीब्यूशन है 20 - 15 5000, और एयर प्योरीफायर का हो जाएगा 5 - 3 2000 रुपये. सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन. अब इस पर मुझे मिक्स अप्लाई करना है. मिक्स यानी परसेंटेज ऑफ सेल्स, दोनों एयर कंडीशनर और एयर प्योरीफायर किस प्रपोर्शन में बिकते हैं वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो उसका रेशियो दे रखा है 2:3. अब मुझे परसेंटेज नहीं दे रखा, तो बहुत आसान है परसेंटेज बनाना. अगर 5 यूनिट बिकती है तो 2 यूनिट एसी की बिकती है और 3 यूनिट एयर प्योरीफायर की बिकती है. ऊपर भी 1000 और 1500 दे रखा है, दैट इज ऑल्सो इन द रेशियो 2:3. तो 1000 डिवाइडेड बाई 2500 इंटू 100 कर लीजिए, या 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, इससे परसेंटेज निकल जाएगा. तो ये हो जाएगा एसी का 40% ये हो गया. अब 2 ही यूनिट बिकती है तो इसका 40% है, तो दूसरे वाले का 60% हो जाएगा. सेल्स मिक्स मुझे पता चल गया है 40% एंड 60%. ये सेल्स मिक्स अप्लाई करूंगा तो वेटेड कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा. तो 5000 का 40% दैट इज 2000, और 2000 का 60% दैट इज 1200. तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकलेगा, that is 3200. so this is weighted average contribution, not 7000. वो गलत है. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3200. 47 का ए है. राइट, आगे बढ़ते हैं. 48th क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अभी. तो 48th क्वेश्चन में क्या दे रखा है पढ़ लेते हैं. मांगा क्या हमसे, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप डज अप्लाई हियर. तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है. सीमा स्टार्टेड अ होममेड पापड़ बिजनेस इन पुणे. पापड़ मेड बाय हर बिकेम वेरी पॉपुलर इन लोकेलिटी, बट बीइंग द सोल ओनर एंड मैनेजर of the business, she could neither introduce many flavors because of limited financial resources nor could deliver it to many people. Which characteristics? तो यहाँ पे इंडिविजुअल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इजी फॉर्मुलेशन एंड क्लोजर, ये नहीं है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का यहाँ पर भी कोई बात नहीं है. लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया में इन्हें काम करना पड़ा, और ज़्यादा लोगों को भी डिलीवर नहीं कर पाई. तो ये 48 का सी हो जाएगा. 48 का सी. ये सैम्पल पेपर से एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन है, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही दे रखा है. सेक्शन सी पे आ जाते हैं अब हम दोस्तों. वीडियो अच्छा लग रहा है, यू नो व्हाट टू डू. लाइक करिए प्लीज़, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या और आपके लिए इनपुट मैं दे सकता हूँ इस वीडियो के अंदर. कुछ डाउट्स वगैरह तो आप पूछ सकते हैं,
बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलना। और अगर सब्सक्राइब्ड हो, स्टे सब्सक्राइब फॉर इवन आफ्टर यू फिनिश्ड योर सिलेबस, इस याद में कि आई वॉज अ लिटिल हेल्प फॉर योर एग्जाम्स, इस बात को मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए सेक्शन सी कर लेते हैं अब। चलिए सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 49 लिख रखा है, निमित वॉज नॉट टू कीन। पढ़ लेते पहले नीचे मांगा क्या है। तो नीचे ये कहा गया है, इन दी अबव केस विच स्टेप ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस इज मेंशन्ड। क्रिएटिव प्रोसेस का कौन सा स्टेप मेंशन्ड है। तो अब हमें इस केस स्टडी को पूरा पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट क्रिएटिव प्रोसेस का जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, उसमें से कौन से पॉइंट का बेस्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ दिख रहा है। एंड आई वुड बी सीकिंग वर्ड्स which are from the NCERT description, ठीक है। तो निमित was not too keen to take up his family run business of making bamboo baskets, but due to the bad condition of the family business, he had no option except to take up this business. He started thinking about new ways of using bamboo. One day while having lunch in a restaurant, he overheard the owner talking about the difficulty in disposing the plastic and thermocol crockery that was being used in the restaurant. तो रेस्टोरेंट के अंदर प्लास्टिक और थर्माकोल की क्रॉकरी यूज़ की जाती थी और उसको डिकम्पोज करने में बड़ी तकलीफ होती है रेस्टोरेंट ओनर को। दिस प्रोवाइडेड हिम द स्टिमुलस फॉर अ न्यू वेंचर क्रिएशन। निमित स्टार्टेड लुकिंग इनटू वेरियस ऑप्शंस फॉर मेकिंग बैम्बू प्लेट्स विच कुड बी यूज्ड इन द रेस्टोरेंट। तो उसने सोचा कि बैम्बू की क्यों ना प्लेट्स बना ली जाएं जिनको रेस्टोरेंट में यूज़ किया जा सके। तो अभी यहाँ तक तो जो बात हो रही है ये अभी इनके पास बेसिक आइडिया है। तो आइडिया जर्मिनेशन की सिचुएशन मुझे लग रही है मोस्ट अप्रोप्रिएट। He discussed the idea with his father, who advised Nimit that the idea should lead to a commercially viable form in order to survive and grow. यहाँ पर जो commercially viable term जो use कर रखी है, that comes in the description of the stage illumination. Illumination का description अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे NCERT में, I would show you over here. तो यहाँ पर जब illumination पढ़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि in this period of illumination the idea resurfaces in a realistic way. An entrepreneur comes out with a viable plan to give practical shape by collecting raw material, arranging funds, policy making for the implementation of idea. तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाऊं with this just this point के एक viable plan होना चाहिए, lead to commercially viable plan, तो illumination हो जाएगा, ठीक है ना। 49 का D हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, बट अगर बच्चा जर्मिनेशन करके आता है तो भी वोंट बी दैट रॉन्ग, है ना, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट निट पिकिंग हो रही है यहाँ पे। बाकी जो मेजरली बात है और आर्ग्यू भी किया जा सकता है कि कमर्शियली वायबल प्लान बना नहीं है, रिसोर्स कैप्चरिंग की भी यहाँ कुछ ज़्यादा बात करी नहीं है, बट जिस पब्लिशर ने ये क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है उन्होंने इल्यूमिनेशन लिखा है। एंड आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली। सो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, आई वुड टोटली अग्री। मेरे हिसाब से जर्मिनेशन भी एक अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है यहाँ पे। तो राइट गाइज, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, यादव वॉज रनिंग अ गारमेंट स्टोर इन पुणे, हिज बिजनेस वॉज रनिंग वेल। मांगा क्या है भाई साहब, विच लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप हाईलाइटेड इन द केस। ओके, तो हिज बिजनेस वॉज रनिंग वेल, ही वॉन्टेड टू एक्सपांड हिज बिजनेस, ही बोरोड 5 lakh and added new stock to the store, but then COVID-19 struck the country very harshly. All businesses were hit very hard. His store didn't open for 8 months and he faced huge losses. He had to pay the creditors, so he sold his one flat and car and other assets to pay the creditor. तो यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है जनाब, आपको अपने पर्सनल एसेट सेल आउट करने पड़ जाएंगे बिजनेस की लाइबिलिटी पे करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का बी हो जाएगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 51, COVID-19 breakout was major breakout। मांगा क्या पहले ही पढ़ लेते हैं। Which of the following components of pestle model are discussed in the case। तो पढ़ लेते हैं कौन से pestle model की बात करी गई है। COVID-19 breakout was the major breakout of the century which hasn't happened in the last 100 years, due to which many people lost their lives, their loved ones and their jobs। ठीक है। Government of India introduced various schemes and policies as relief packages फॉर द पीपल एंड बिजनेसेस ऑफ द कंट्री। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात हो गई, गवर्नमेंट ने किया है ना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, कोई लॉ नहीं बनाया, रिलीफ पैकेजेस लाए हैं। दे मेड चेंजेस इन टैक्सेशन पॉलिसीज, फिर से पॉलिसी की बात हो रही है तो ये भी पॉलिटिकल फैक्टर हो जाएगा। द इकोनॉमी वॉज, टैक्सेशन लॉ नए क्रिएट किए जाए तो वैसा कुछ नहीं हुआ, पॉलिसी चेंज हुई है। The economy was slowly coming on a track, but then another wave of COVID-19 hit and this time it was more brutal. The country was lacking basic resources like oxygen, beds and hospitals etc.
Prices of petrol and diesel shot up in the country like anything, which made transportation costly. Due to costly transportation, all basic need items like vegetable, pulses, bread and daily meal items prices also shot up. This caused a situation of inflation in the economy. ये economic factor है, but इसका cause एक pandemic है, ठीक है ना. Which of the following components of Pestle model are discussed in the case? तो लोगों का जॉब गया, लाइवलीहुड गया, लव्ड वंस गए, ये एक सोशल फैक्टर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, है ना. और बाकी सारी बातें जो हैं वो पॉलिसीज़ की हैं. वैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स की भी बात की हुई है, बट अगर ऑप्शंस को यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं सिर्फ ए ऑप्शन, देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आई वुड टोटली से सो, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं. इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिंट क्या हैं? एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ना, ठीक है, फिर इन्फ्लेशन आना इकोनॉमी में, ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स है. रीज़न इनका कुछ भी हो पर फैक्टर इकोनॉमिक है. इकोनॉमी ने असर किया, इकोनॉमी पे इन चीज़ों का असर रहा, ठीक है ना. सारी इकोनॉमीज इक्वली हिट नहीं थी. कुछ इकोनॉमीज कोप अप कर पाई, कुछ ने बेटर कोप अप किया, कुछ ईजीली रिज्यूम हो गई, कुछ को समय लगा, कुछ अब तक सफ़र कर रही है, ठीक है ना. तो इकोनॉमी का मैनेजमेंट ही है, इकोनॉमी की कंडीशन ही है. तो इकोनॉमिक फैक्टर्स डेफिनेटली हैं यहाँ पर भी, ठीक है ना. अब अगर हम बात करें सोशल फैक्टर्स की, तो वो सब भी हैं, सब ने अपने लव्ड वंस खोए. और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करें, टैक्सेशन पॉलिसी करें, रिलीफ पैकेजेस करें, तो पॉलिटिकल फैक्टर भी है. अब सारे फैक्टर्स हो रहे हैं ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है. तो अगर डी ऑल ऑफ दी अबव होता तो मैं ऑल ऑफ दी अबव ले लेता, पर डी है बोथ बी एंड सी, तो फिर मैं आई एम फोर्स्ड टू सेलेक्ट डी, क्योंकि जो इन्फ्लेशन वगैरह है वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का ही कॉज रहा और पेंडेमिक का कॉज रहा, है ना. तो दैट्स व्हाई आई एम फोर्स्ड टू सेलेक्ट डी, ठीक है. कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, आई अग्री, एंड आई डोंट टोटली अग्री विद द ड्राफ्टिंग ऑफ दैट क्वेश्चन. अगेन दीज क्वेश्चंस आर नॉट ड्राफ्टेड बाय मी, आई हैव अडॉप्टेड दीज क्वेश्चंस फ्रॉम अ पब्लिशर. तो वहाँ पर इसका आंसर डी दे रखा है, एंड आई एम जस्टिफाइंग व्हाई इट इज़ डी, ठीक है. मोस्ट अप्रोप्रिएट डी है इधर. बाकी एक्चुअली अगर प्रॉपरली ड्राफ्ट होता तो डी ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए था. इकोनॉमिक फैक्टर भी इधर मेरे हिसाब से है क्वेश्चन के अंदर काफ़ी हाईलाइटेड. चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कर लेते हैं. 51 का डी है, यस. 52 कर लेते हैं. मांगा क्या है ये देख लेते हैं. तो बिफोर द फार्मासिस्ट ग्रेजुअली सोल्ड पोर्शन ऑफ हिज बिजनेस टू वेरियस पार्टनर्स, विच टाइप ऑफ बिजनेस वॉज कोका कोला. पढ़ लेते हैं. द प्रोडक्ट that has given the world its best known taste was born in Atlanta. A local pharmacist produced. तो किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में था ये बताना है हमें. Cocoline carried a jug of the new product down the street to pharmacy where he sampled it, pronounced excellent and less, and sale for 5 cents a glass as soda fountain drink. He gradually sold portions of his business to various partners and just prior to his death sold his remaining interest in Coca-Cola. With great business acumen, Mr. Candler proceeded to buy additional business rights and acquire complete control. Before the pharmacist gradually sold portion of his business to various partners, which type of business was Coca-Cola? तो partners को बेचने से पहले तो ये sole proprietor थे भाई साहब. तो 52 का A होना चाहिए, है ना. बाकी सारी जो भी स्टोरी है प्रॉपरली इन्होंने कट कॉपी भी नहीं, पेस्ट भी नहीं किया है जिस सोर्स डॉक्यूमेंट मटेरियल से लिया है. बट सिंपल सी स्टोरी है कि पहले ये सोल प्रोप्राइटर थे, फिर कई पार्टनर्स को बेचा और फिर सारा कंट्रोल किसी मिस्टर कैंडलर ने परचेज कर लिया. तो उसके पहले ये सोल प्रोप्राइटर थे. बस मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आंसर करने के लिए क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं. विच टाइप ऑफ प्लान डिड हर ब्रदर फॉर्म फॉर सोनाक्षी. तो कौन सा फॉर्म ऑफ प्लान बनाया, नीचे पढ़ लेते हैं. तो चारों बिजनेस प्लान के एलिमेंट दे रखे हैं. फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग. जिसका भी बेस्ट डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा ऊपर वो ऑप्शन में सेलेक्ट कर लूँगा. सोनाक्षी वॉज टॉकिंग टू हर ब्रदर हु इज़ ऑल्सो चार्टेड अकाउंटेंट. ये गलत लिखा हुआ है. हु इज़ ऑल्सो अ चार्टेड अकाउंटेंट अबाउट हाउ टू मेक सक्सेसफुल venture. He suggested her that she should improve her business model so that it will enable mass production. They analyzed that they will have to make a list of all pros and cons of increasing production in the business. Keeping this in mind, her brother prepared a document which described formally the relevant capital structure required, the various sources and application of fund. भाई साहब अब आपने जो बात करी है, करने की जो ज़रूरत है वो प्रोडक्शन की बात है, बट उसके लिए पैसा चाहिए और उसके लिए फाइनेंशियल प्लान की बात हो रही है. तो 53 का ए हो जाएगा यहाँ पे. आगे पढ़ लेता हूँ फिर भी क्वेश्चन को.
वेरियस सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड इन्वॉल्विंग इन स्टार्टिंग द वेंचर ऑन अ लार्ज स्केल। तो सारी बातें यहाँ पर फाइनेंशियल प्लान की हो रही है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या एप्लीकेशन रहेगा फंड्स का, दिस इज ऑल फाइनेंशियल प्लान। क्वेश्चन नंबर 54, इसके लिए पहले पढ़ लेते हैं मांगा क्या है। तो द अबव केस टॉक्स अबाउट फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेशन या नन ऑफ दीज। तो पढ़ लेते हैं। सकीना इज अ सोल प्रोप्राइटर ओवर द पास्ट डेकेड, हर बिजनेस हैज ग्रोन फ्रॉम ऑपरेटिंग in a neighborhood corner shop selling accessories such as artificial jewelry, bags, hair clips, nail art to a retail chain with 3 branches in the city. Although she looks after the varied function in all the branches for better management of the business, she is thinking to convert her sole proprietorship into some other form of business. She also has plans to open branches countrywide. She is afraid of the fact that in case the business incurs losses, her personal property may be called upon to pay the business. तो ये limitation है. She is also feeling that she may not be able to effectively manage. तो यहाँ पे limitations of sole proprietorship की बात हो रही है. None of these मैं select कर नहीं सकता, तो 54 का C हो जाएगा, right? She is also feeling that she may not be able to effectively manage a large business because of her deteriorating health. The above case talks about limitations of sole proprietorship. Advantages की भी ऊपर ऐसी कोई specific बात तो करी नहीं है, तो 54 का सी ही होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने गलत दे रखा है, 54 का सी है मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। तो 54 का यहाँ पर सी होना चाहिए। 55, सीताराम हैड अ कंपनी। देख लेते हैं नीचे क्या मांगा गया है। विच एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज डिस्कस्ड अबाउट। एनवायरमेंट स्कैनिंग के एडवांटेजेस होती हैं फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इमेज बिल्डिंग, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, है ना। तो देख लेते हैं। Sita and Ram had a company which they used to run very well. They both were MBA graduates. They knew the basics of business in and out, and also that there are many factors that impact the business. They used to sit every week for some extra hours and plan their strategies for next week and month by analyzing the market, political scenario, legality of the competition, etc., etc. This was helpful for them. Since 15 years, no matter what the situation comes, they would anticipate it and have a backup plan ready for it. Which advantage of environmental scanning is discussed? तो strategies and policies बनाने में इनको help कर रहा है। कोई भी थ्रेट आता है environment से, तो इसके लिए ये प्रिपेयर्ड रहते हैं पहले से ही, है ना। 15 सालों से ये एंटिसिपेट कर रहे हैं और बैकअप प्लान हमेशा इनके पास रेडी रहता है। तो मेरे हिसाब से 55 का बी है इधर, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज। 56 क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो पहले पढ़ लेते हैं मांगा क्या। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव स्टेटमेंट, फंड सोर्सिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, बोथ ए एंड बी। तो देख लेते हैं। नवीन स्टार्टेड अ स्कूल बैग बिजनेस विद हिज ब्रदर, बोथ वर वेरी एक्साइटेड with meticulous planning and a lot of hard work. They were able to sell 1000 bags in the first year, but they did not make any profit, but both were happy because they were not in loss. Revenue break even point की बात हो रही है। Equal, now they were moving towards earning profit in the second year. Identify the, मेरे हिसाब से 56 का B है, break even point की बात हो रही है। No profit no loss situation is break even point. सो क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं। चलिए, ओला वॉज वन ऑफ इट्स काइंड अमेजिंग स्टार्टअप। पढ़ लेते पहले नीचे मांगा क्या है। विच एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंट स्कैनिंग इज डिस्कस्ड अबाउट। तो कौन सी एडवांटेज एनवायरमेंट स्कैनिंग की जिसको डिस्कस किया गया है। तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन क्या दे रखे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ओके। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज एंड इमेज बिल्डिंग। अब केस पढ़ता हूँ और फिर बोथ बी एंड सी भी दे रखा है। पढ़ लेते हैं। ओला वॉज वन ऑफ इट्स काइंड अमेजिंग स्टार्टअप विच अलाउड पीपल टू बुक कैब्स ऑनलाइन। ओला डिड नॉट ओन एनी ऑफ द कार्स, but they set up network with local taxi drivers and asked them to get registered on their platform, which will enable them to get business. For both it is a win-win situation. जी हाँ, with time it came in the eyes of public and it started introducing new features like call radio taxis with additional features like GPS system, online booking, etc. Now they have launched their own electric scooter and buzzing in the market. Which advantage of environment scanning is discussed above? तो देखिए, इट इज़ नेवर मेंशन कि ये फर्स्ट मूवर थे इस मार्केट में, सो दैट इज़ आर्ग्यूएबल। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज़ का यहाँ कुछ ज़्यादा मेजर डिस्कशन नहीं कि कुछ थ्रेड्स थे या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी मार्केट के अंदर, ऐसा भी ज़्यादा डिस्कस नहीं है। इनको कुछ नए फीचर्स ये एडअप करते रहे, बट वो इन्वायरमेंट की वजह से नहीं आए, ऐसे ही रैंडमली इनको कैप्चर हुए हैं।
इनकी जो इमेज थी उस पे बैंक करके इन्होंने नया बिल्कुल आउटराइटली एक नए मार्केट में जा चुके हैं। तो आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आपकी मार्केट में इमेज बनेगी तो यू कैन यूज दैट इमेज टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। तो इमेज बिल्डिंग एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ लग रहा है, तो 57 का सी हो जाएगा और इधर भी सी ही दे रखा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। विच टाइप ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर इज डिस्कस्ड इन द केस, कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर डिस्कस किया है तो इसको पढ़ लेते हैं। गायत्री वॉज डूइंग बिजनेस ऑफ हैंडक्राफ्टेड, पहले ऑप्शन पढ़ लो, माइक्रो, मैक्रो, सोशल और टेक्निकल। अब सोशल और टेक्निकल दोनों मैक्रो एनवायरनमेंट के ही एलिमेंट होते हैं, तो ये तो क्वेश्चन ही अजीब बना रखा है इन्होंने। गायत्री वॉज डूइंग बिजनेस ऑफ हैंडक्राफ्टेड प्योर लेदर एसेसरीज, her business was running well, she used to sell the products in domestic market as well as in the international market. The business was started in 2004. In 2015 the government put a ban on sale of leather goods to stop the killing of innocent animals. The government has issued notices in the whole country that if anyone is caught selling leather items, it will fine rupees 1 lakh and imprisonment for 1 year. Which type of environmental factor is discussed here? तो लीगल पे मैं जाता क्योंकि गवर्नमेंट का था, बट उसकी बात नहीं करी गई है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट की, अब मैक्रो एनवायरनमेंट की तो ऑफकोर्स बात हो रही है क्योंकि सोशल और टेक्निकल अपने आप में मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट होते हैं। टेक्नोलॉजी की कुछ डिस्कशन हो नहीं रही, तो मेरे को सोशल लग रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट की बात हो रही है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एंड आई वुड से नॉट वेल ड्राफ्टेड। 58 का इन्होंने क्या दे रखा है, 58 का इन्होंने बी दे रखा है, मैक्रो एनवायरनमेंट। शायद इस लॉजिक से दे रखा होगा कि लीगल आ गया यहाँ पर और इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल आ गया यहाँ पर, और बाकी किधर आ रहा है, इकोनॉमिकल की तो इतनी बात हुई नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में बेचना आप कह सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, ये इकोनॉमिक भी हो जाएगा। नॉट प्रॉपरली ड्राफ्टेड क्वेश्चन आई वुड से। मैक्रो एनवायरनमेंट दिया हुआ है बट क्वेश्चन के ऑप्शन ही निगेटरी हैं एक दूसरे से। मैक्रो, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, टेक्निकल और मैक्रो अपने आप में, सोशल और टेक्निकल मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 59 कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, पूनम इज फ्रॉम अ विलेज इन इंडिया। देख लेते हैं मांगा क्या है सबसे पहले। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज डिस्कस्ड इन द केस, तो टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बताना है और उसके अंदर ऑप्शन देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है या जॉइंट सेक्टर है या नन ऑफ दीज। तो इस पर्सपेक्टिव पे देना है अपने को। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एचयूएफ पे नहीं जाना। पब्लिक, प्राइवेट या जॉइंट है या नन ऑफ दीज है, ये देख लेते हैं। तो पूनम इज फ्रॉम अ विलेज इन इंडिया। द पीपल इन द विलेज आर वेरी टैलेंटेड। दे आर very good at creating statues from marbles and other stones. Basically they are all artists. They used to carve life out of marble. एक metaphorically way में कहा है कि marbles को एकदम lively statues ये बना देते हैं। पूनम did not have enough resources, so she went to, पूनम के पास resources नहीं थे तो she went to collector's office and discussed her idea. Collector liked the idea. He proposed that they together with a partnership of government should start selling those handicrafts in different parts of the country. They started a venture together where entire investment will be made by government. Investment पूरा government कर रही है and Poonam will manage the venture. ये लाइन इंडिकेट करती है कि ओनरशिप तो कंप्लीटली गवर्नमेंट की होगी, पूनम तो सिर्फ मैनेज करिए, पूनम तो पैसा लगा ही नहीं रही। देयर मोटिव विल बी वेलफेयर ऑफ पीपल। फिर मोटिव भी लोगों का वेलफेयर हो गया, मतलब जो आर्टिशियंस हैं जो बना रहे हैं उनका वेलफेयर प्राइमरी मोटिव है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। तो फिर मेरे हिसाब से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसको जॉइंट सेक्टर नहीं बोलूँगा। दो रीजंस कि सारा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है और दूसरा रीजन कि वेलफेयर प्राइमरी मोटिव है। ये पब्लिक सेक्टर के फीचर्स होते हैं, है ना। और कोऑपरेटिव तो यहाँ लिखा हुआ नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी वैसे भी है नहीं है क्योंकि उसका कोई भी इंडिकेशन नहीं था। लास्ट पे आ जाते हैं 60th क्वेश्चन पे। मांगा क्या है ये देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द 2 फैक्टर्स ऑफ पेस्टल मॉडल फ्रॉम द अबव केस स्टडी। Victor Industries had been one of the leading companies in mobile phone industry in India. The company decided to launch a new model AI1 which will have inbuilt latest software to encourage hands-free use and enhance the customer experience through 3D photos. They are also looking into ideas to use eco-friendly recyclable material, ecological हो गया यहाँ पे। और ये जो है ना नया मॉडल है जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ है और कस्टमर एक्सपीरियंस 3D फोटोज से हो रहा है, ये टेक्नोलॉजिकल लग रहा है। और इन्वायरमेंटल डैमेज लेस कॉज हो तो इकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल सीम्स टू बी द आंसर टू मी ओवर हियर।
तो 60 का बी लग रहा है, 60 का बी ही है। तो दैट वॉज अनदर सैम्पल पेपर फॉर यू गाइज। आई होप यू हैव फाउंड वैल्यू इन द वीडियो। फिर से कहूँगा बस इतना सा हेल्प कर दीजिए मेरी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ थोड़ी सी देर लगेगी, एक सब्सक्राइब बटन दबा दो। बहुत टाइम एंड एफर्ट्स लगता है एक वीडियो को बनाने में, रिकॉर्ड, एडिट एंड ऑल दैट। अब बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे जो भी चैनल पे वीडियोस आएंगे उनके बारे में आपको पता रहे। कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट चालू करी है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले एक लाइव Q&A करना चाहता हूँ। तो अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो मैं उसको होस्ट करूँगा, ताकि I'll come live and I'll cater to all the doubts that you might have while you have done your preparation, maybe on this Sunday, but I need sufficient number of students out there. चैनल को किसी भी तरीके से आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो देर आर सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, डू यूज़ देम। एनी काइंड ऑफ हेल्प, आई एम वेरी थैंकफुल, आई विल बी वेरी थैंकफुल। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई विश दैट यू हैव अ ग्रेट डे टुडे। बाय एवरीवन।